Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा एंड आज हम लोग यहाँ पर आपका बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट 2 हमारा चल रहा था जिसमें ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है लैंगिक असमानता। तो लैंगिक असमानता जिसको लैंगिक विषमता भी कहा जाता है और जिसको हम जेंडर इनइक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो लैंगिक असमानता है उसका अर्थ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें और एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम जानते भी हैं और हम देखते भी हैं अपने परिवेश में, अपने आसपास के वातावरण में कि किस प्रकार से महिला और पुरुष में जो भेदभाव है वो भेदभाव हमें जगह जगह पर देखना पड़ता है और जो महिलाएं हैं उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और सिर्फ भारत में ही नहीं, ये स्थिति हमें विश्व में ऑलमोस्ट हर जगह देखने के लिए मिलती है। जो वैश्विक लैंगिक अंतराल एक सूचकांक बनाया जाता है, एक इंडेक्स जो बनाया जाता है, उसमें 2020 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 153 कंट्रीज़ का एक सर्वे किया गया और 153 कंट्रीज़ में से जो भारत है उस भारत का स्थान 112वां स्थान है, जो कि निश्चित रूप से बहुत अधिक शोचनीय स्थिति है। और यद्यपि विकास के बहुत अधिक जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती हैं, कानूनी प्रावधान किए जाते हैं, उसके बावजूद भी स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है, जो समाज में जो उनकी परिस्थिति है, उसको समानता के स्तर पर लाने में अभी तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। तो इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि असमानता से क्या तात्पर्य है। तो असमानता का तात्पर्य है समाज में भेदभाव की स्थिति, यानी कि समान रूप से न समझा जाना, और इसी के साथ साथ जो अवसर हमें प्राप्त होते हैं हमें समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, उन अवसरों में भी असमानता हमें देखने के लिए मिलती है और किसी किसी के साथ में हमें विशेषाधिकार की जो स्थिति है वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो भेदभाव, अवसर की असमानता और विशेषाधिकार की जो स्थिति है, ये मिलकर के तीनों असमानता की जो अवधारणा है उस असमानता की अवधारणा को उत्पन्न करते हैं, जो कि निश्चित रूप से एक समानता की जो अवधारणा है उसकी एक विपरीत स्थिति है। और एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में जब जन्म होता है तो जो समानता मूलक जो व्यवहार हमारे साथ में होना चाहिए और सब लोगों की बराबरी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जो होनी चाहिए, उसका एक ये विपरीत रूप हमें समाज में देखने के लिए मिलता है। और यदि हम देखें असमानता, तो असमानता हमें जो समाज में यदि हम इसको देखने की कोशिश करें तो हमें जाति संबंधी असमानता मुख्य रूप से दिखाई देती है, जिसमें जो प्राचीन समय की बात करें तो हमारा जो वर्ण सिस्टम था, जिसमें हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में डिवाइडेड था। शूद्र जो थे वो भी 2 भागों में डिवाइडेड थे, जो कि अछूत के रूप में और जो टचेबल और अनटचेबल के रूप में हमें देखने के लिए मिलते थे। और ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर असमानता मूलक एक स्ट्रक्चर है जो कि समाज को अलग अलग स्तरों में विभाजित कर देता है। ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है इस वर्णा मॉडल में और उनको अध्ययन, अध्यापन और जो पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित जो कार्य थे वो ब्राह्मणों के निर्धारित किए गए और जो क्षत्रिय थे उनको प्रशासन संबंधी कार्य, रक्षा संबंधी कार्य उनको सौंपे गए। जो वैश्य थे वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जितनी भी, व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी कार्य थे वे सभी वैश्यों को सौंप दिए गए और जो मैनुअल लेबर यानी कि जो शारीरिक श्रम संबंधी जो कार्य थे वो सभी शूद्रों को सौंपे गए। और इसमें भी जो अनटचेबल्स थे उनको जो बहुत ही जो गंदे स्थानों की सफाई या जो जिस तरह का प्राचीन हमारा जो साफ सफाई का जो सिस्टम था, उन सबको क्लीन करने का जो काम था वो अनटचेबल्स को दिया गया। और ये जो 3 वर्ण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको द्विज वर्ण के रूप में भी जाना जाता है,
इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य शूद्र और दलितों को सौंपा गया। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति हमें समाज में जाति के रूप में, वर्ण के रूप में हमें दिखाई देती है, और जाति की जो विशेषताएं हैं उन जाति की विशेषताओं में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि जाति की जो सदस्यता वो जन्मजात है, समाज का खंडात्मक विभाजन है, जाति उच्चता एवं निम्नता का क्रम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अंतर्विवाही समूह है, अपने ही समूह में विवाह करना होता है, आप किसी अन्य जाति या अन्य वर्ण में विवाह नहीं कर सकते। और प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय हुआ करता था। जाति के जो सदस्य थे वो खान पान और सामाजिक उठने बैठने, सामाजिक सहवास के जो नियम थे उनका पालन कठोरता से किया करते थे। और प्रत्येक जाति जो थी उसकी एक पंचायत हुआ करती थी जो कि सदस्य से जाति के नियमों का पालन करवाती थी। और जाति की सदस्यता जो थी वो जन्म पर आधारित थी। जो जाति थी उसका निर्धारण जन्म से होता था, और तो जो सदस्यता थी इसकी वो भी संपूर्ण जीवन के लिए मानी जाती थी, और कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्नों के द्वारा भी जाति के जो नियम थे उनको परिवर्तित नहीं कर सकता था और अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता था। तो इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने इससे संबंधित अध्ययन किए, और जैसा कि आंद्रे वितेई जिन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था में संस्तरण की एक जो प्रणाली है, संस्तरण यानी कि उच्चता और निम्नता के क्रम की जो प्रणाली है वो सदैव से रही है। और एक जाति से दूसरी जाति में जो सामाजिक दूरी है वो भी हमें हमेशा से देखने के लिए मिली है। जाति में पवित्रता संबंधित जो भाव हैं वो हमेशा से रहे हैं, और ये भाव हमारे व्यवसायों से संबंधित भी रहे हैं, पेशों से संबंधित भी रहे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति और व्यवसाय का जो संबंध है आज हमें वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल जैसी स्थिति वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी जो जाति है वो जाति के नियमों का लोग कठोरता से पालन करते हैं, और जाति अभी भी हमें समाज में एक कठोर व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। तो इसी के साथ फिर हम आगे जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या जेंडर इनइक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि जेंडर किसको कहा जाता है। तो जो जेंडर है जिसको हम सोशल जो हमारे जो संदर्भ हैं, जो हमारे सामाजिक संदर्भ हैं, उनके रूप में इनको देखना जरूरी है। जेंडर को ये सिर्फ जैविकीय नहीं है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ लिए हुए है जिसमें व्यक्ति के रोल यानी कि उनकी भूमिकाएं, उनके अधिकार और उनके जो दायित्व हैं उन दायित्वों के आधार पर महिला और पुरुष को समाज के द्वारा विभाजित कर दिया जाता है या उनको समझा जाता है। इसके आधार इसको हम जेंडर की संज्ञा देते हैं। It refers to social, economic and cultural attributes and opportunities associated with being a male or a फीमेल। बीइंग ए मेल ये माना जाता है कि कुछ जो विशेषाधिकार हैं वो पुरुषों को प्राप्त हैं, और महिला के रूप में उसको कुछ नियमों, कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। जेंडर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनइक्वलिटीज एंड डिफरेंसेस आर नॉट द सेम इन वेरियस सोसाइटीज। जो अलग अलग समाज हैं उन अलग अलग समाजों में जो जेंडर रोल्स हैं वो जेंडर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। हम मातृसत्तात्मक परिवारों को देखें तो वहाँ अलग प्रकार की अधिकार, अलग प्रकार के दायित्व महिलाओं के साथ जुड़े हुए होंगे और पुरुषों के साथ अलग प्रकार के होंगे। और यदि हम वहीं जो पुरुष सत्तात्मक समाज है या पितृसत्तात्मक जो परिवार है वहाँ पर हम देखें तो जेंडर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें अलग प्रकार की देखने के लिए मिलेंगी। यही हम बात करेंगे फिर आगे जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में। तो जेंडर इनइक्वलिटी हैज़ बीन प्रिवलेंट इन ऑल सोसाइटीज़। हमेशा से हमें जेंडर इनइक्वलिटी समाज में देखने के लिए मिली है। और एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर प्रेजुडिस इज फीमेल फोर्टिसाइड, जो बाल जो भ्रूण हत्या के रूप में जो हमें जो एक बालिका भ्रूण हत्या है यह हमें समाज में अभी इस समय जो फैलती हुई दिखाई देती है वो भ्रूण हत्या, चाहे एक हमें अबॉर्शन के रूप में दिखाई दे या फिर हमें वो एक जो बच्चे को जन्म लेने के पश्चात बीइंग ए फीमेल उसको यदि किसी झाड़ी में फेंक दिया जाए या फिर किसी एक ऐसे स्थान पर उसको मृत होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये सब जो फीमेल फोर्टिसाइड के ही रूप हैं। और भारत में हमें ये समस्या बहुत अधिक गंभीरता से देखने के लिए मिलती है। और इसी का जो एक जो परिपक्व रूप है जेंडर इनइक्वलिटी का वो हमें शादी के पश्चात जब विवाह के समय जो दहेज का लेन देन जो किया जाता है उसके रूप में हमें समाज में देखने के लिए मिलती है।
तो लैंगिक विषमता को यदि हम थोड़ा और ठीक से समझने की कोशिश करें तो जेंडर इनइक्वलिटी रेफर्स टू डिस्पैरिटी यानी कि असमानता बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यू टू जेंडर, यानी महिला और पुरुष होने के नाते महिला और पुरुष के रूप में जो हमने जन्म लिया है उसकी वजह से जो असमानता मूलक व्यवहार किया जाता है उसको जेंडर इनइक्वलिटी के रूप में देखा जाता है। तो जो लैंगिक विषमता है इसके दो आधार हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक जैविकीय आधार और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार। जैविकीय आधार के रूप में हम देखते हैं कि जो एक बच्ची है उस बच्ची को चूँकि वो जन्म लेने के पश्चात हम उसे देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिला को जन्म लेने एक जो बालिका है उस बालिका को जन्म के तुरंत पश्चात में जिस प्रकार से उसके लिए जो उसका जिस प्रकार से स्वागत किया जाता है, या फिर एक जो पुत्र प्राप्ति के पश्चात में जो जिस प्रकार से उसके लिए जो रस्म रिवाज और इस तरह की जो चीज़ें हमें समाज में देखने के लिए मिलती हैं वे सभी इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती हैं। और ये एक बड़ी ही शोचनीय स्थिति है कि इस प्रकार का व्यवहार हमें समाज में एक बालक और बालिका के बीच में अंतर करते हुए देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक जो बालक और बालिका है उनके जन्म के पश्चात जब उनकी जो भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं को भी बीइंग ए मेल और बीइंग ए फीमेल उनको डिसाइड कर दिया जाता है। और इसके संबंध में अनेक प्रकार के अध्ययन भी किए गए हैं, जैसे कि पार्सल्स ने परिवार में पिता की भूमिका को भावनात्मक नेतृत्व के रूप में चित्रित किया है, यानी कि और जो मर्डॉक ने ये बताया कि समाज में यौन आधारित श्रम विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो शारीरिक बल इत्यादि से संबंधित जो कार्य हैं वो पुरुषों के लिए माने जाते हैं और जो गृह कार्य इत्यादि हैं वो महिलाओं से उनको जोड़ा जाता है। वहीं जो फ्रायड का कहना है कि स्त्री और पुरुषों में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं में भेद के लिए भी उत्तरदायी हैं। तो क्षमताओं से परे जाकर के और सिर्फ पूर्वाग्रहों के आधार पर समाज में महिला पुरुष के बीच में विभाजन किया जाना, ये लैंगिक विषमता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यदि हम इसके कॉजेज एंड टाइप्स हम देखने की कोशिश करें तो जो प्राचीन काल से ही ये जो लैंगिक विषमता की समस्या है ये हमें देखने के लिए मिलती है। मनु ने भी इसके बारे में कहा था कि वीमेन आर सपोज टू बी इन कस्टडी ऑलवेज, महिलाओं को हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी के नेतृत्व में रहने की आवश्यकता है, किसी न किसी के अंडर में रहने की आवश्यकता है। जब वो जन्म लेती है एक बालिका के रूप में तो उसे अपने पिता के साए में रहना चाहिए, जब वो बड़ी होती है तो उसकी कस्टडी उसके हस्बैंड की होनी चाहिए, और जब वो वृद्ध हो जाती है तो उसको अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो किसी भी स्थिति में महिलाओं को स्वतंत्र रहने की, आत्मनिर्भर रहने की जो पक्ष है उस पक्ष का समर्थन मनु ने नहीं किया, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि महिलाओं को किसी न किसी के अंडर में रहने की हमेशा आवश्यकता होती है। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि वाई नीड ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। तो जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को समानता की या महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। तो महिलाओं को भारत में अनेक देवियों के रूप में पूजा जाता है, और उसको एक देवी के रूप में, घर की लक्ष्मी के रूप में, उसको सरस्वती के रूप में और उसको दुर्गा के रूप में, इन सभी देवी देवताओं के जो रूप हैं उन देवियों के रूप में उसको देखा जाएगा। लेकिन उसकी जो वास्तविक जो परिस्थिति उसको दी जानी चाहिए, वास्तविक स्थिति जो समाज में उसकी मानी जानी चाहिए, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और चाहे हम वर्तमान की बात करें, चाहे हम अपने इतिहास की बात करें, जो कुछ जो समस्याएं हैं वो हमें हमेशा से समाज में देखने के लिए मिली हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो समस्या है, महिला और पुरुष के रूप में विभेद, जैविकीय विभेद उनका प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, वो जो हमारे जो जीन्स हैं वो उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन जो सोशल कल्चरल जो विभेद महिला के साथ में किया जाता है उसको ये हमें प्राचीन समय से ही देखने के लिए मिलता रहा है, और अभी तक भी इसमें कोई बहुत अधिक अंतर हमें देखने के लिए नहीं मिला है। वीमेन एजुकेशन की यदि हम बात करें तो जैसे 2011 के जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें भी हम देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष
की जहाँ पर शिक्षा की बात आएगी तो जो पुरुष की शिक्षा है उसको अधिक महत्व दिया जाएगा, परिवार में पुरुष को पढ़ाने पर अधिक महत्व दिया जाएगा, और महिलाओं को घर के कार्यों से संबंधित करके और ये मान करके कि इसको एक दिन दूसरे के घर में जाना है तो उसकी शिक्षा इत्यादि पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वीमेन एजुकेशन में हम ये डिफरेंस देख सकते हैं, जो साक्षरता दर है वहाँ पर हमें ये अंतर साफ साफ देखने में नजर आता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड के रूप में हम देखते हैं कि गर्भ में यह पता लगते ही कि जो बालिका है यदि वहाँ पर तो उसको गिराने का प्रयास, या फिर यदि इस तरह के, चूंकि अभी PNDT एक्ट वगैरह लगा दिए गए तो उसके कारण जब सेक्स जो डिटर्मिनेशन का जो निर्धारण नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर बालिका के जन्म के पश्चात तुरंत पश्चात उनको मृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस तरह की जो स्थिति है वो पहले भी थी और अभी भी हमें यह स्थिति देखने के लिए मिलती है। डॉरी सिस्टम, जो विवाह के समय जो दहेज का जो लेन देन किया जाता है, वो एक जो महिला की जो असमानता है, महिला की जो निम्न स्थिति है समाज में, उसका परिचायक है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो हिंदू समाज के अतिरिक्त हमें अब यह जो समस्या है, यह समस्या हमें अन्य जो समाज हैं, जहाँ पर हम जब मुस्लिम समाज की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो मुस्लिम समाज में जहाँ पर कि मेहर के रूप में एक धनराशि पुरुष जो वर पक्ष था, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को देना तय होता था, आज उसके मायने बदल गए और उसकी परिभाषा बदल गई। और वहाँ पर भी जो मुस्लिम समाज है वहाँ पर भी हमें दहेज का जो लेन देन है वो हिंदुओं के समान ही हमें देखने के लिए मिलता है। और धीरे धीरे ये जो दहेज का जो स्वरूप है वो स्वरूप परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। और आज हमें यह धन के रूप में दिखाई देने के अतिरिक्त, कैश के रूप में दिखने के अतिरिक्त, सामान के रूप में दिखने के अतिरिक्त हमें गाड़ी और प्लॉट और बंगलो, इन रूपों में भी हमें ये दिखाई देते हुए नजर आते हैं। मैरिज इन सेम कास्ट एंड चाइल्ड मैरिज, तो जो बाल विवाह के रूप में जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, एक बालिका का एक जो परिपक्व पुरुष है उससे विवाह करना, या फिर एक एजिड पर्सन से विवाह, ऐसी स्थितियां भी हमें समाज में देखने के लिए मिलती हैं। और एक छोटी बच्ची का, उसकी जो एडल्ट होने की जो एज है 18 ईयर्स, उससे पहले ही उसका विवाह कर दिया जाना और उसको अपने जो दायित्व है उन दायित्वों से माता पिता को ये कि अब हम अपने दायित्वों को हमने पूरा कर लिया, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं कहीं ना कहीं जो महिलाओं की स्थिति है उस महिलाओं की स्थिति को निम्न करती हैं और उनके जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए अत्यंत कष्टकारी होती हैं। तो एट्रोसिटीज ऑन वीमेन विद देयर एज, दे हैव बीन रेप्ड, किक्ड, किल्ड, सबड्यूड एंड ह्यूमिलिएटेड ऑलमोस्ट डेली। प्रतिदिन हम अपने जो हमारे जो अखबार हैं, हमारे जो आसपास का परिवेश है, वहाँ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हम होती हुई देखते हैं, जिसमें कि बिना किसी एज फैक्टर को काउंट किए, चाहे वो 6 माह की बालिका है, चाहे वो 7 वर्ष की बालिका है, चाहे वो 90 वर्ष की वृद्धा है, हम प्रत्येक एज की महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ और रेप इत्यादि की घटनाएं, उनके साथ में मारपीट की घटनाएं, हमें उनके शोषण की घटनाएं हमें ऑलमोस्ट हर दिन हमें अपने आसपास होती हुई दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। जो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है, उस जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को बनाते टाइम जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाती है, एम्पावरमेंट की बात की जाती है और लेबर मार्केट की हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बात करते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी, जो मातृ जो मृत्यु दर है उसकी हम बात करते हैं, उससे जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स डिसाइड होता है, और जो एडोलसेंट फर्टिलिटी। तो ये जो 2 एस्पेक्ट हैं इनकी हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। एम्पावरमेंट में हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, और एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि शिक्षा में उनकी क्या स्थिति है। और लेबर मार्केट में हम देखते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि महिलाओं की जो श्रम की जो रोजगार की जो उपलब्धता है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इन 3 फैक्टर्स के आधार पर जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स का